हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 की एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे। हमने पार्ट 2 में तथ्यों की सुसंगति के संबंध में जो है उससे संबंधित 1 से 86 तक के एमसीक्यूज कर लिए थे। आज उसी सीरीज में स्टार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87 से एमसीक्यूज। देखिए, ये जो एमसीक्यूज हैं ये अपकमिंग चाहे AIB 19 का एग्जाम हो या फिर आपके किसी भी स्टेट की जुडिशरी का एग्जाम हो, हर किसी के लिए जो है ये एमसीक्यू सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 87 है वो कथन कारण का है, क्योंकि आने वाले समय में जो है क्वेश्चन का जो प्रारूप है वो चेंज होता जा रहा है। मोस्टली जो मिलान करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं क्रोनिकल टाइप, और ये कथन कारण वाले क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। यहाँ पर कथन एक कह रहा है कि संस्वीकृति यदि स्वतंत्र है और स्वैच्छिक है तो इसका प्रयोग सदा उसके करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है। कथन कारण आर कह रहा है कि संस्वीकृति जो है सह अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होती। कथन में इन्होंने कहा है कि जो संस्वीकृति अगर वो स्वतंत्र और स्वैच्छिक है तो करने वाले के विरुद्ध सदैव, ठीक है, सदैव करने वाले के विरुद्ध होगी, ठीक है, उसका प्रयोग। दूसरा कह रहा है कि संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य नहीं है। तो इसमें उत्तर क्या है? देखिए, पहला कह रहा है कि A और R दोनों सही हैं और R A का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन कह रहा है कि A और R दोनों सही हैं परंतु जो R है वो A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है कि A सही है परंतु R गलत है, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि A गलत है परंतु R सही नहीं है। देखिए, कथन में आप ए में पढ़िए, कथन ए के अंतर्गत कि ये कह रहे हैं कि संस्वीकृति जो है वो यदि स्वतंत्र और स्वैच्छिक है तो उसका जो प्रयोग है सदैव सदैव करने वाले के विरुद्ध किया जाएगा। देखिए, इन्होंने सदैव वर्ड यूज़ कर लिया, तो यहाँ सदैव वर्ड ने जो कथन है उसको रोंग साबित कर दिया। और संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होगी। भाई, संस्वीकृति को सह अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य नहीं कर सकते हो, उसको केवल जो है क्या किया जा सकता है, विचार में ही लिया जा सकता है। ग्राह्य करने की बात वहाँ पर नहीं की गई है। तो यहाँ पर देखिए, जो कथन ए हम पढ़ रहे हैं वो गलत है और कारण आर जो यहाँ पर सही है, तो राइट आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें केस है कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का जो वाद है वो किससे संबंधित है। कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का जो वाद है बहुत ही लीडिंग केस रहा। तो अभी आप हमें बताएंगे कि किससे संबंधित है। देखिए, ए कह रहा है मृत्युकालिक कथन से, बी कह रहा है सह अभियुक्त की संस्वीकृति से, सी कह रहा है पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति से, और डी कह रहा है विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना से। तो कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश का जो केस था वो सह अभियुक्त की संस्वीकृति से संबंधित लीडिंग केस था, तो राइट ऑप्शन होगा इसका बी। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अगर इंडियन एविडेंस 1872 के एवज में देखा जाए तो सेक्शन 30 संबंध में बात करता था, ठीक है। बट अगर यहाँ पर आज का रेफरेंस देखें BSc 2023 का, सेक्शन 24 जो है वो सह अभियुक्त की संस्वीकृति के संबंध में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मैंने पहले ही कहा था इन वर्डों पर आपको फोकस करना है, इसमें ये पूछना है कि नहीं, सही नहीं बताना हमें कि इनमें से ये वाला आंसर जो है सही नहीं होगा। पहला कह रहा है कि प्रत्येक स्वीकृति में संस्वीकृति होती है। ये कह रहे हैं कि जो स्वीकृति होती है उसमें संस्वीकृति निहित होती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि जो स्वीकृति होती है उसमें संस्वीकृति होती है। सी कह रहा है कि संस्वीकृति में ऐसे कथन भी शामिल हैं, हो सकते हैं जो स्वीकृतिकर्ता के हित में हो। और डी कह रहा है कि संस्वीकृति अभियुक्त के जो है हित के क्या होती है, विरुद्ध होती है। संस्वीकृति अभियुक्त के हित के विरुद्ध होती है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, सही नहीं है। तो देखिए, जब हम लोग स्वीकृति और संस्वीकृति के मध्य अंतर पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो संस्वीकृति होती है उसमें स्वीकृति इंक्लूड होती है, बट स्वीकृति में संस्वीकृति इंक्लूड शामिल नहीं होती। तो पहले ऑप्शन में इन्होंने क्या है कि स्वीकृति में संस्वीकृति होती है, और ये हमसे क्या पूछे कि क्या सही नहीं है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि स्वीकृति में संस्वीकृति नहीं होती, संस्वीकृति में स्वीकृति निहित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 भी देखिए जो है कथन कारण से संबंधित है हमारा, ठीक है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कथन ए क्या कह रहा है कि कुछ मामलों में जो संस्वीकृतियां होती हैं उनका संपोषण आवश्यक होता है। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें संस्वीकृतियों का संपोषण आवश्यक है। कारण आर क्या कह रहा है कि सभी मामलों में न्यायिकेतर संस्वीकृति का संपोषण होना चाहिए।
जो न्यायिकेतर संस्वीकृति होती है, तो जितने भी केसेस न्यायिकेतर संस्वीकृति के होते हैं उन सभी को क्या होना चाहिए, संपोषण होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे में क्या पूछा है, अब देखिए यहाँ पर कूट सही उत्तर हमको चुनना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ मामलों में जो संस्वीकृति होती है उनका संपोषण बिल्कुल आवश्यक होता है, और जो न्यायिकेतर संस्वीकृतियाँ होती हैं वो उनके तो सभी केसेस में संपोषण जरूरी है। तो अगर हम देखें तो ये ए जो है, ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, व्याख्या तो नहीं कर रहा, ए और आर दोनों सही हैं बट व्याख्या कोई से किसी की भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन होगा हमारा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 91। ये कहता है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति से संबंधित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में दिया गया है, यानी कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ BSA 2023 का रेफरेंस देने से पहले बता दें, रिकॉल करा दें कि एविडेंस एक्ट में कहाँ थी, पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति जो है उसे संबंधित प्रोविजन सेक्शन 25 में दिया गया था, और पुलिस की कस्टडी में रहते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष जो था 26 में था। ठीक है, और पुलिस कस्टडी में रहते हुए मजिस्ट्रेट कस्टडी में रहते हुए जिन तथ्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है उनके संबंध में प्रोविजन 27 के अंतर्गत किया गया था। बट यहाँ हमें देखना है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कि धारा 23 की उपधारा 1, बी ऑप्शन कह रहा है कि धारा 25, सी कह रहा है कि धारा 23 की उपधारा 2, डी कह रहा है धारा 24। तो राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए पुलिस अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति के संबंध में प्रावधान जो है वो धारा 23 की उपधारा 1 में किया गया है, और पुलिस अधिकारी की कस्टडी में रहते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है वो 2 के अंतर्गत किया गया है। और जो 23 जो हम सेक्शन 27 में पढ़ते थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में, वो धारा 23 का प्रोविजो बना दिया है। और जो 29 में पढ़ते थे कि मतअवस्था में, ठीक है, इस टाइप से कि प्रश्नोत्तर के एवज में ऐसे की कि जो संस्वीकृति होती है वो 29 के अकॉर्डिंग रिलीवेंट थी, बट अब ये कहाँ कर दिया 23 के सेकंड प्रोविजो के अंतर्गत उसको शामिल कर दिया गया है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की संस्वीकृति अब जो है 25 में नहीं है बल्कि किस में होगी, धारा 23 की उपधारा 1 में। उपधारा भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 मृत्युकालिक कथन से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर रेफरेंस किसका देना है, 1832 की भी। 1832 में हम डाइन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को 32 में देखते थे कि 1872 वाला जो हमारा साक्ष्य अधिनियम था उसमें डाइन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट 32 में था। बट अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की हम बात देखें तो वहाँ पर किस सेक्शन के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है धारा 24, ऑप्शन बी धारा 27, ऑप्शन सी धारा 26 और ऑप्शन डी कह रहा है धारा 31। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा सी, क्योंकि डाइन डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट है धारा किसके अंतर्गत किया गया, 26 के अंतर्गत किया गया है, और 24 में जो है सैबी की संस्वीकृति के संबंध में बात की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। ये कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 के अंतर्गत उदाहरण है। अब देखिए 1872 की वजह पूछ रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी अगर हमने कोई क्वेश्चन 1872 का रखा है तो उसको हमने ईयर यहाँ पर डाल दिया। अभी 1872 के कौन से सेक्शन की बात कर रहा है, 41 की धारा 41 के अंतर्गत जो प्रेजेंप्शन है वो किस टाइप की प्रेजेंप्शन जो है की गई है। तथ्य की उपधारणा है, विधि की खंडनीय उपधारणा है, सी कह रहा है तथ्य और विधि की उपधारणा है, और डी कह रहा है विधि की खंडनीय उपधारणा है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि 41 की बात करें, 41 में आपने देखा तो प्रोबेट विषयक, नवाधिकरण विषयक, विवाह विषयक जो मैटर्स थे वो किसके थे, विधि की, यानी कि उपधारणा क्या है, यानी कि वहाँ पर वो किसके अंतर्गत आ रहे थे, कंक्लूसिव प्रूफ के अंतर्गत जो है सेक्शन 41 आता है निश्चयक सबूत के अंतर्गत। तो निश्चयक सबूत की जो उपधारणा थी वो विधि की उपधारणा थी, बट ये क्या है यहाँ पर खंडनीय उपधारणा की कुछ कंडीशंस में उसका जो है खंडन भी किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि पूर्व न्याय का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 40 में, ठीक है, दिया गया है। तो यह सिद्धांत जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, यानी कि पूर्व न्याय का सिद्धांत 1872 साक्ष्य अधिनियम में धारा 40 में था। तो BSA के किस सेक्शन में इसको शामिल किया गया। अब सिंपल सी बात है भाई, 40 में किया गया तो 40 में होगा नहीं, 41 में भी नहीं होगा।
अब बचे दो ऑप्शन, बी और डी। बी कह रहा है धारा 24 और डी कह रहा है धारा 35। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि अब ये चीज़ें जो हैं सेक्शन 34 में आ गई हैं, जो हम पढ़ते थे 40 में, पूर्व न्याय। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। ये कह रहे हैं कि भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 की धारा 41 में, देखिए रेफरेंस दे रही है 1872 की जो धारा 41 में चीज़ें थी, वो भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 की धारा 35 में आ गई है। देखिए 40 की जो चीज़ें थी वो 34 में आ गई हैं, 41 की चीज़ें थी वो 35 में आ गई हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें तो डिफरेंस हो गई, बट इन दोनों सेक्शंस में ही किस प्रकार के जुरिडिक्शन का यूज़ किया गया है। अगर हम 1872 वाले साक्षर अधिनियम की धारा 41 की बात करें और 2023 के साक्षर अधिनियम की धारा 35 की बात करें, तो दोनों में किस प्रकार का जुरिडिक्शन यूज़ किया गया है। प्रोबेट एवं दिवाला विषयक, नवाधिकरण विषयक, राजस्व विषयक, ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन होगा राजस्व विषयक चीज़ों का इंक्लूड यहाँ पर नहीं किया गया है। इन धाराओं के अंतर्गत प्रोबेट, दिवाला और नवाधिकरण जो विषयक है उनको शामिल किया गया। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधी निर्णय। देखिए व्यक्ति संबंधी निर्णय का मतलब होता है जो किसी केवल व्यक्ति पर ही लागू होते, व्यक्ति विशेष पर ही लागू होते हैं। ठीक है, वो लोग प्रकृति के डिसीजन नहीं होते, मतलब उनसे एक वर्ग के समक्ष किसी की पहचान नहीं बनती। व्यक्ति संबंधी निर्णय की यहाँ पर बात की गई है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के बाद में अंतिम निर्णय जो दिया जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय। सी कह रहा है कि दिवालियापन के बाद में अंतिम निर्णय। और डी कह रहा है नावाधिकरण के बाद में अंतिम निर्णय। देखिए सब में फाइनल डिसीजन हो चुका है। अब इनमें से व्यक्ति संबंधी वाद कौन सा होगा, तो हम आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि कुछ ऐसे जजमेंट होते हैं, जजमेंट इन रैम की कैटेगरी में जाते हैं, मतलब जो लोकलक्षी डिसीजन होते हैं जो किसी व्यक्ति की हैसियत संपूर्ण सोसाइटी के समक्ष इंडिकेटेड कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम व्यक्ति संबंधी निर्णय देख रहे हैं, लोकलक्षी निर्णय की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो देखिए हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मानो अगर किसी दो लोगों का विवाह विच्छेद हुआ, हस्बैंड वाइफ का जो है डिवोर्स हो गया, फाइनल डिसीजन देखिए कोर्ट ने दे दिया है, तो उनकी पहचान एक संपूर्ण समाज के समक्ष बन चुकी कि पति पत्नी नहीं है। उनकी हैसियत जो है संपूर्ण समाज के समक्ष डिक्लेयर हो गई कि पति पत्नी नहीं है। तो इसका मतलब विवाह विच्छेद का जो केस है वो व्यक्तिबंदी निर्णय के अंतर्गत नहीं आएगा। दिवालियापन, अगर किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया कोर्ट ने, तो वो संपूर्ण समाज के प्रति दिवालिया होगा। उसकी हैसियत संपूर्ण समाज को पता चलेगी कि भाई दिवालिया इसके साथ किसी प्रकार का जो है कॉन्टैक्ट हमको नहीं करना है। तो इसका मतलब हो क्या, वो तो भाई लोकलक्षी निर्णय की कैटेगरी में जाएगा वो भी। उसके बाद है नावाधिकरण। तो देखिए जो नावाधिकरण विषयक वाद होते हैं वो भी जो है स्पेसिफिक किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं होती, संपूर्ण समाज के प्रति एक हैसियत जो है, एक विधिक लीगल स्टेटस जो है प्रदान करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका कंज्यूजल राइट्स का रेस्टिट्यूशन की बात की गई है, ये केवल हस्बैंड वाइफ के मध्य ही लागू होता है, अदर लागू नहीं होता। कि न्यायालय ने जो है दाम्पत्य अधिकार के प्रतिस्थापन के संबंध में अंतिम निर्णय दे दिया, तो यह केवल पति पत्नी पर ही लागू होगा, तीसरे पक्ष पर लागू नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97। ये देखिए हमारा क्रॉनिकल का क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहले कहा था कि इस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछे जाने लगे हैं। देखिए भारतीय साक्षर 2023 को रेफरेंस देकर पूछा इन्होंने यहाँ पर। तो आइए देखते हैं अब कैसे कैसे जो है यहाँ पर होने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने हमसे पूछा है, सबसे पहले पूछी है क्या, धारा 23 के संबंध में पूछा है। ठीक है, कि धारा 23 में जो है क्या चीज़ें दी हुई हैं। मानचित्र चार्ट, यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन पूछे गए हैं। कितने ऑप्शन पूछे यहाँ पर इन्होंने, 5। पहले पूछे धारा 23, तो अभी हम पीछे धारा 23 पढ़ के आए। मानचित्र चार्ट और रेखांक के बारे में बात करती है। कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, ई अभिलेख की आवली का भाग हो, पुलिस अफसर से की गई संस्वीकृति, कर्तव्य पालन में की गई लोक प्रविष्टियाँ, प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता वाले निर्णयों की सुसंगति। तो सिंपल आपके लिए हम बता दें, 2 ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लिक हो रहे होंगे। देखिए क्या कि धारा 23 क्या कर रही थी, पुलिस अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति की बात कर रही थी। किसके, पुलिस अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति। तो सिंपल सी बात है, एक का कौन सा होगा, तीसरा। तो यहाँ पर एक का तीसरा, अगर देखिए हमें यहाँ पर शीतक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फिलहाल हम यहीं तक कर लेते हैं। तो शीतक भी देखिए ए और सी दोनों में तीसरा आ रहा है। अब दूसरा क्लिक करते हैं। 35 हमने अभी पढ़ा था, 34 में तो पूर्व न्याय के संबंध में बात की गई थी, पर 35 में जो प्रोबेट विषयक वाले चीज डिसीजन की बात की गई। तो इसका मतलब बी का कौन सा होगा, 5 होगा। तो बी का 5 भी देखिए ए और सी दोनों में जा रहा है, बट यहाँ पर बी तो बिल्कुल हमने हटा दिया, कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर ए और सी दो बिल्कुल अपने समकक्ष चल रहे हैं, राइट आंसर। अब बात करते हैं हम किसकी, तीसरे की। तीसरा कह रहा है धारा
30 के संबंध में बात करता है सी कि धारा 30 में क्या चीज़ें दी हुई है, मानचित्र, चार्ट और रेखांक क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि धारा 30 में जो है मानचित्र, चार्ट और रेखांकों की बात की गई है। तो मानचित्र, चार्ट और रेखांक कहाँ आते हैं, हमारे सेक्शन 30 के अंतर्गत आ गए। और सी यानी कि ये चीज़ें कहाँ दी हुई है, पहले में दी गई। तो सी का कौन सा होगा, सी का पहला। अब हम ऑप्शन में देखिए तो भाई सी में तो तीनों ही पहले आ रहे, तो यहाँ भी हमारा हिसाब किताब मेल नहीं खा रहा, क्योंकि बी हमने पहले रिमूव कर दिया। बट अगर ए की और सी की यहाँ इन दोनों की बात करें तो दोनों में जो है सेम अभी भी बैठ रहा है। अब हम आते हैं डी। डी मतलब 33 में क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर दो ही हमारे ऑप्शन बच रहे हैं। एक तो बच रहा है कि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज या अभिलेख की आवली का भाग हो, और एक बच रहा है कि कर्तव्य पालन में की गई लोक प्रविष्टियाँ। तो सिंपल सी बात है, कथन किसी बातचीत का अभिलेख हो, ये चीज़ें जो थी कर्तव्य पालन वाले से बाद में आती थी। तो इसका मतलब जो डी है उसका राइट ऑप्शन क्या होगा, दूसरा होगा। तो डी का राइट ऑप्शन हमारा कहाँ पर आ रहा है, दूसरा आ रहा है। तो भाई अब यहाँ पर हमारा ए भी रिमूव हो गया, तो क्या बचा, अभी सी चल रहा है। अब हमारा एक ऑप्शन क्या बचा कि 29 बचा, तो अब ये की ऑप्शन बचा कि कर्तव्य पालन में की गई लोक प्रविष्टियाँ। तो इसका मतलब इसका हो गया चौथा और इसका भी चौथा। इसका मतलब हमें डी में जाने की आवश्यकता ही नहीं मिली, हमारा राइट ऑप्शन हो गया 4। अब इस सीक्वेंस से देखें क्या चीज़ें हैं भाई। धारा 23 क्या कहती है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति। 35 की चीज़ को बात करती है कि प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता वाले निर्णयों की सुसंगति। 30 क्या बात कर रही है, मानचित्र और रेखांकों के संबंध में। 33 बात करती है कि कथन जो है वो बातचीत या फिर किसी दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की आवली का पार्ट होने चाहिए। और 29 कहती है कि जो कर्तव्य पालन में की गई लोक प्रविष्टियाँ होती, सब चीज़ें क्या हैं, रिलीवेंट मानी जाएंगी। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चन सेक्शन यहाँ से इंक्लूड हो गए हैं। नेक्स्ट आता है 98 नंबर का क्वेश्चन। ये कहता है कि जो प्रथा का साक्ष्य है, ठीक है, वो निम्नलिखित में से किसे स्थापित करने हेतु नहीं दिया जा सकता। मतलब प्रथा वाले मैटर में हम क्या स्थापित नहीं कर सकते। आपराधिक अधिकार बी कहता है, प्रथागत अधिकार सी कहता है, सुखाधिकार डी कहता है, दीवान अधिकार। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। प्रथा वाले मामलों में हमारा आपराधिक अधिकार से कोई मतलब है नहीं, प्रथागत, सुखाधिकार, दीवानी तीनों इसमें शामिल किए जाएंगे। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। ये कह रहा है कि भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट विधि के कथनों की सुसंगतता से संबंधित है। देखिए अगर आपने हमारी शुरू से अब तक की सारी वीडियो बड़े ध्यान से देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि हमने लगभग हर सेक्शन को इन्वॉल्व किया है, चाहे वो ओल्ड एविडेंस एक्ट का हो चाहे न्यू भारतीय साक्षर अधिनियम का हो। ठीक है, और साथ ही साथ हमने मोस्टली बहुत लीडिंग केसेस को भी इसमें शामिल किया है। ठीक, यानी कि हमने कोशिश की कि इनमें हम हर इम्पोर्टेंट चीज़ को जो है शामिल कर सकें। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि विधि की जो पुस्तक होती है उनमें अंतर्विष्ट विधि के कथनों की सुसंगता, कि विधि की पुस्तकों में जो विधि के कथन इंक्लूड होते हैं वो रिलीवेंट होंगे। इनकी रिलीवेंसी से संबंधित जो सेक्शन है हमारा 2023 वाले साक्षर अधिनियम का, वो कौन सा होगा, तो वो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, राइट आंसर होगा डी। ये चीज़ें दी हुई हैं सेक्शन 32 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। इसमें बात की गई कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के अधीन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय रिलीवेंट तथ्य मानी गई है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का जो परीक्षक होता है उसकी राय कैसी है, रिलीवेंट है। अब कहाँ रिलीवेंट है भाई, क्योंकि ए ऑप्शन कह रहा है धारा 45 है, बी ऑप्शन कह रहा है धारा 39(2), सी ऑप्शन कह रहा है 39(1) और डी ऑप्शन कह रहा है धारा 45। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय की रिलीवेंसी के बारे में 1872 में था, 45 में, तो 2023 वाले में तो होगा नहीं। ठीक है, अब 2000 यहाँ पर ओनली सेक्शन 45 दिया हुआ है, तो इतने आगे भी नहीं पहुँचेंगी वो चीज़ें, क्योंकि सेक्शन जो है बहुत सब सेक्शन होने की वजह से सेक्शनों की संख्या कम हो गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, धारा 39(1) हमें बताएगी कि जो विशेषज्ञों की राय के संबंध में बात करते हैं कि कौन से ग्राउंड्स पर उनकी राय ली जा सकती है, और 39(2) जो है वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय रिलीवेंट मानी जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय 2023 साक्ष्य अधिनियम की धारा 39 की उपधारा 2 में सुसंगत मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। ये बात कर रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 में जो विशेषज्ञों की राय थी वो 2023 में कहाँ पर प्रावधान है, अभी ऊपर हमने बताया धारा 39(1), बी कह रहा है धारा 45, सी कह रहा है धारा 39(2), डी कह रहा है धारा 42। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों तुम्हारे पहले रिमूव हो गए। इसमें हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय है, तो सिंपल सी बात है
ठीक है, विशेषज्ञों की राय से संबंधित जो प्रावधान है वो बीएसए 2023 की धारा 39 की उपधारा 1 में है। ये उपधाराएं आपको क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। ये कह रहा है कि चिकित्सक के साक्ष्य का मूल्य कैसा होता है। ठीक है, निश्चायक होता है, बी ऑप्शन कह रहा है सहायक होता है, सी ऑप्शन कह रहा है कि वो संपोषक है, डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्यक्ष साक्षी के विश्वसनीय तथा सच्चे साक्ष्य के विपरीत होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा भाई, निश्चायक तो माना नहीं जा सकता, सहायक भी नहीं है। ठीक है, कैसा होगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हमारा होगा सी होगा कि ये जो साक्ष्य होते हैं चिकित्सक की साक्ष्य संपोषक साक्ष्य की कैटेगरी में आते हैं, जो अदर एविडेंस होती है उनके साथ कोरोबोरेट इनको किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। ये कह रहा है कि वह व्यक्ति जो विशेषज्ञ कहलाता है कौन होंगे भाई। ए ऑप्शन कह रहे हैं कि विषय संबंधी विशिष्ट ज्ञान रखता हो, भाई किसी विषय में कोई स्पेशल नॉलेज रखता हो, अनुभव रखता हो। सी कह रहे विदेशी विधि विज्ञान या कला में मतलब एक्सपीरियंस हो। और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त सभी जो आंसर नंबर डी है ये इसका सही होगा, सभी की रखने वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। ये कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुरानी और नई संहिता की किन धाराओं में हस्तलेख संबंधी रॉयल रिलीवेंट मानी गई है। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन बना है, हमने आपको इस सीरीज में बता दिया, हर तरीके से क्वेश्चन बनाकर रखा है कि अब आप जो है बिल्कुल अवेयर हो जाएं कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है पुटअप किया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि अगर हम नई और पुरानी दोनों ही संहिताओं दोनों ही अधिनियम को देखें तो कौन सी वो धाराएं हैं नई पुराने की जिसमें हस्तलेख संबंधी राय को रिलीवेंट माना गया है। धारा 47 एवं 48, धारा 47 एवं 40, धारा 46 एवं 41, धारा 47 एवं 41 की धारा 1। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोस्टली जो न्यू एक्ट के अंतर्गत हमारी धाराएं हैं वहाँ पर उपधाराएं बहुत है, तो आप समझ जाएंगे कि चीज़ें कहाँ दी है। 41 की उपधारा 1 के अंतर्गत दी हुई है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में हस्तलेख संबंधी राय जो थी 47 में थी, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 41 की उपधारा 1 के अंतर्गत जो है दी गई हैं। आइए देखते हैं आज की इस एमसीक्यू सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन जो कि है फिर आपका सुमेलित और 2023 बीएसए से ही लिया गया है। देखिए यानी कि फिर एक क्वेश्चन और काफ़ी सेक्शंस आपको याद करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। ठीक है, ये हमारा बात करता है, सबसे पहले देखिए इसमें 4 ही सेक्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला सेक्शन जो हमारा बात करता है वो बात करता है कि धारा 34 में क्या चीज़ें दी हुई हैं। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ, बिल्कुल आप समझ गए ये तो नहीं है। द्वितीयवाद या विचारण यानी कि पूर्ववर्तीवाद के संबंध में अगर आपने ध्यान से मेरी एमसीक्यू पढ़े होंगे तो आपको रिकॉल हो रहा होगा। कपट या दुसंधि ये भी 34 के अंतर्गत नहीं आ सकता। धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों आदेश और डिक्रियों की सुसंगति, भाई ये आ सकता है 34 में या नहीं आ सकता, बिल्कुल अब हम देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए जब हमने पहले भी पूर्ववर्तीवाद के बारे में पढ़ाया था तो ये चीज़ें जो आएंगी आपका आएंगी हाँ 34 का राइट ऑप्शन होगा 2 वाला। कि धारा 34 में द्वितीयवाद के विचारण के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो ए का दूसरा कहाँ पर है, ए का दूसरा ए और बी में नजर आ रहा है। पहले हम यही दोनों सीरीज देखेंगे कि ए बी में से, क्योंकि सी हमारा बिल्कुल रिमूव हो गया क्योंकि ए का ऑप्शन जो मिलान सी वो 2 है तो सी यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, तो पहले ए और बी को मैचिंग करेंगे। अब बात आती है 38 की। 38 क्या कह रहा है, 38 में आपकी क्या चीज़ें दी हुई हैं, लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ, दूसरा हमारा मिलान हो गया। तीसरा कहता है कपट या दुसंधि, और चौथा कह रहा है धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति। तो यहाँ पर देखिए धारा 38 में जब हम पढ़ेंगे तो 38 में लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ भी नहीं है। धारा 38 में हमारा दिया हुआ है क्या, कपट और दुसंधि, यानी कि 38 का राइट ऑप्शन होगा क्या, तीसरा। तो ये भी आपके दोनों के अंतर्गत ही दिया हुआ है। ए में भी तीसरा है और बी में भी तीसरा दिया हुआ है। अब हम आते हैं अब हमारा जो यहाँ पर राइट ऑफ आंसर कौन निकालेगा, आपका तीसरा निकालेगा, सी वाला। ये कह रहा है कि धारा 28 में क्या चीज़ें दी हुई है, लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ। आप देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 4 वाले में जो है 35 सेक्शन इंक्लूड है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए 28 का रेफरेंस तो इतने उसमें नहीं दिया जा सकता। ठीक है, 20 के अंदर, तो सिंपल सी बात है 28 का राइट ऑप्शन होगा 1 कि 28 में जो है लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों का प्रावधान किया गया है। तो तीसरे सी का जो फर्स्ट है वो किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। भाई हमारा चौथा भी हट गया और हमें यहाँ पर सी हमारा है ही नहीं। अब ए की तो अभी तीनों सीरीज लिख रही हैं और सिंपल सी बात है डी, अब बचा डी और बचा 4। तो
तो ये कह रहे हैं कि धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदेश और डिक्रियों की संगति। ये चीज़ें सेक्शन 36 में ही तो हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 36 से पहले कौन सी धारा आती है, 35 आती है। तो 35 का रेफरेंस हम किस में देंगे, 36 में तो देंगे। तो यहाँ डी का 4 ही होगा, और डी का 4 आपका दिया हुआ ए में, तो राइट ऑप्शन होगा ए, कि धारा 35 में जो वर्णित, ठीक है, धारा 35 में जो वर्णित है उनसे भिन्न जो निर्णय आदेश से डिक्रिया होंगी उनकी रिलीवेंसी के संबंध में यहाँ बात की गई है। तो ये थे हमारे आज की बीएसए की एमसीक्यू सीरीज़ के एमसीक्यूज़। तो जितनी भी हमने देखे अब तक ये सीरीज़ कराई, आई होगा आपने सभी ने ध्यानपूर्वक पढ़ी होगी, और हमने इस सीरीज़ के अंदर हर प्रकार के क्वेश्चंस को शामिल किया, चाहे सेक्शन वाइज हो, चाहे आपका कूटकर्ण का हो, ठीक है, चाहे कथन कारण का हो, चाहे आपका सेक्शन बेस हो, ओल्ड न्यू केसेस, सबको हमने जो है यहाँ पर शामिल किया है। और तो आई होप ये वीडियो जो है आप अपनी सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, और साथ ही साथ हमारी वीडियो पर जो है कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार का जो नोटिफिकेशन एमसीक्यू सीरीज़ या अन्य इंपॉर्टेंट जानकारी जो हमारे चैनल पर दी जाती है वो प्राप्त होती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।